वो बताते हैं कि इस कायनात को बने हुए तकरीबन कहते 13.8 अरब साल हुए हैं। लेकिन अगर आपको ये एवोगाड्रोस नंबर जितने चावल गिनने पड़े और आप हर 1 सेकंड में 1 चावल गिने तो आपको पता कितने साल लगेंगे? 2 करोड़ अरब साल। कितने? 2 करोड़ अरब साल लगेंगे, फिर जाके इस इतने नंबर जितनी आप जो है काउंटिंग कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 3 बेसिक से टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 है और टॉपिक का नाम है एवोगाड्रोस नंबर, मोल और मोलर मैस। जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो क्या क्या है? एवोगाड्रोस नंबर, मोल एंड मोलर मैस। इनकी टॉपिक्स की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि एवोगाड्रोस नंबर और मोलर मैस सबका ताल्लुक मोल के साथ है, और मोल क्या है इसके बारे में छोटी सी डिस्कशन करके फिर मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ। मोल एक्चुअली एक केमिस्ट का यूनिट है, केमिस्ट का यूनिट है जिसमें वो सब्सटेंसेस को मेजर करता है, जिसमें वो सब्सटेंसेस को मेजर करता है। उसने कोई रिएक्शन करवाना है तो वो बताता है कि फ़लाँ रिएक्टेंट इतने मोल लेना है, दूसरा इतने लेना है और उससे इतने मोल प्रोडक्ट बननी है। ये बिल्कुल इसी तरह है, घर में मम्मा पापा या कोई भी बड़ा अगर आपको ग्रॉसरी करने के लिए बाहर भेजता है और आपसे कहता है कि जाएं चीनी लेके आएँ, आपको वो ये तो नहीं कहेगा जाओ चीनी का 1 दाना लेके आओ, 2 दाने लेके आएँ, 10 दाने लेके आएँ। चावल लेने भेजता है, चावल के 2 दाने लेके आओ भाई, ऐसे भेजते हैं? नहीं, वो केजी में बताते हैं कि जाओ 1 kg चावल लेके आओ, 2 kg चीनी लेके आओ, और कोई चीज़ लेनी है तो उसका वो यूनिट बताते हैं साथ। ये जो आप केजी बताते हैं, किलोग्राम आपको बताया जाता है, वो एक यूनिट है, वो एक यूनिट है जो कि आपकी चीज़ों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, फार्मूला यूनिट्स के लिए जो एक यूनिट इस्तेमाल होना है उसे कहते हैं मोल, उसे कहते हैं मोल कहते हैं। ठीक है, अब इस मोल को ही हम समझेंगे कि ये मोल हमारे पास यूनिट कैसे आया, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या फार्मूला यूनिट्स हैं उनका जो मैस हमें केमिस्ट्री बताती है वो आता है एटॉमिक मैस यूनिट में। किस में? हमने सीखा हुआ है ना अपने पिछले 2nd चैप्टर के अंदर कि एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर हम एलिमेंट्स के मैसेज को मेजर करते हैं। उसमें मैंने ये भी देखा था कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट को अगर हम ग्राम में लेते हैं तो वो ये वैल्यू बनती है 1.67377 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ -24 ग्राम। -24, नेगेटिव कहीं पे लगा है तो इसका मतलब वो छोटी वैल्यू है। जितना कम नेगेटिव लगा है उतनी वो बड़ी वैल्यू होती है, जितना ज़्यादा बड़ा नेगेटिव लगा उतनी वो छोटी वैल्यू होती है, उतनी वो -24 है। तो ये ग्राम्स में अगर इसको देखें तो वो बहुत ही माइनर ना होने के बराबर जो है वो ये इसका मैस है, इसकी कमियत है। तो इस कमियत के साथ अगर आपको केमिस्ट बोले कि आप जो है वो कोई भी सब्सटेंस इतने एटॉमिक मैस 1 एटॉमिक मैस यूनिट लेके आओ या 2 एटॉमिक मैस यूनिट लेके आओ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास मेजर करने का स्केल्स के ऊपर जो सबसे छोटा यूनिट है वो ग्राम है। क्या है? कम अज़ कम हमारे पास मटीरियल, हमारे पास सब्सटेंस, हमारे पास एटम, हमारे पास मॉलिक्यूल, हमारे पास फार्मूला यूनिट कम से कम अगर ग्राम्स में आ जाए, किस में आ जाए? ग्राम्स में आ जाए, तो तब हम जो है वो उस सब्सटेंस को मेजर कर सकते हैं और फिर उसकी मेजरमेंट के मुताबिक हम जितने भी रिएक्टेंट चाहिए उतने रिएक्टेंट ले सकते हैं, फिर उससे उसी मेजरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट भी बनेंगे। ठीक है, बट इस एटॉमिक मैस यूनिट की मौजूदगी में, इस यूनिट के मुताबिक अगर आपसे कहा जाए तो वो आप नहीं ला सकते। इस यूनिट्स के मुताबिक, एटॉमिक मैस यूनिट के मुताबिक आप किसी भी मैटर को मेजर करके उसका रिएक्शन नहीं करवा सकते। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है कि कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि कार्बन जो है वो 2 कार्बन लेके आओ, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेके आओ और उनसे फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 कार्बन एटम का मतलब 1 कार्बन एटम का जो मैस होता है 12 एटॉमिक मैस यूनिट होता है, 12 एटॉमिक मैस यूनिट। 2 कार्बन एटम इस इक्वेशन में इस्तेमाल होते हैं, तो 2 से ज़रब दे दें तो वो मैस बनेगा 24 एटॉमिक मैस यूनिट। 24 एटॉमिक मैस यूनिट इतनी छोटी वैल्यू है, इतनी छोटी वैल्यू में आप उसको किसी भी कार्बन एटम के
कार्बन के 2 एटम्स को कहीं से पकड़ के नहीं ला सकते और उनको फिर ऑक्सीजन के एक मालिक्यूल को ढूंढ के उस स्पेसिफिक के साथ रिएक्ट नहीं करवा सकते। इनकी कम से कम हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो मेजरेबल होनी चाहिए, ग्राम्स में आनी चाहिए, फिर जाके हम इनको जो है इतने ग्राम कार्बन ले लो जी, इतने ग्राम ऑक्सीजन ले लो, उनको आपस में रिएक्ट करवा दो, फिर हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर इनकी तादाद आप कर देते हैं ये जो कार्बन है इसकी आप 100 से भी ज़रब दे देते हैं तब भी वो बहुत छोटी वैल्यू है। इसकी आप 1000 से भी मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो बहुत छोटी वैल्यू है कि आप 1000 कार्बन एटम भी कहीं से नहीं कलेक्ट कर सकते। फिर क्या करते हैं, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है, मोल क्या है और फिर उसके बाद मोलर मैस क्या होता है। एवोगैड्रोस नंबर क्या है, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा के कार्बन मोनोऑक्साइड हमने बनानी है, तो हम उसके जो है वो एक 2 एटम्स लेते हैं, बात नहीं बनती, ले नहीं सकते। हम उसके 100 कर लेते हैं, बात नहीं बनती, उसके 1000 भी कर लेते हैं, बात नहीं बनती। फिर क्या करते हैं, फिर हमें केमिस्ट ने बताया कि अगर आप उसके इतने एटम्स ले लें, कार्बन के कितने 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to power 23, 10 raised to power 23, ये एक वैल्यू है, ये इतनी बड़ी वैल्यू है। इस वैल्यू का नाम एवोगैड्रोस नंबर है, हमने पिछले लेक्चर में भी सीखा था। इस वैल्यू का नाम, इस नंबर का नाम एवोगैड्रोस नंबर है। क्या नाम इसका? और इसकी वैल्यू क्या है? 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to power 23। ये वैल्यू अब इसकी ये कितनी बड़ी है, पहले मैं आपको उसकी एक दो मिसालें दे दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये वैल्यू जो है वो इतना छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप चावल के दाने लें, चावल के, और उनकी काउंटिंग करनी हो और आपने हर सेकंड में 1 चावल का दाना गिनना हो, कितना? हर सेकंड में 1 चावल का दाना गिनना हो और आपने इतने चावल के दाने गिनने हैं, एवोगैड्रोस नंबर जितने, आपको पता कितना टाइम लगेगा? पता कितना टाइम लगेगा? इस पूरी कायनात को, साइंसदान कहते हैं इस पूरी कायनात को बने हुए 13.8 अरब साल हुए हैं। कितने? 13.8 अरब साल। ये कैलकुलेशन है, वैसे एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता क्योंकि हम कौन सा ये साइंसदान तब से जाग रहे हैं या तब से ज़िंदा है। ये कैलकुलेशन है, वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों को जो है वो हमें बताते हैं। वो बताते हैं कि इस कायनात को बने हुए तकरीबन कहते 13.8 अरब साल हुए हैं। लेकिन अगर आपको ये एवोगैड्रोस नंबर जितने चावल गिनने पड़ें और आप हर 1 सेकंड में 1 चावल गिने तो आपको पता कितने साल लगेंगे? 2 करोड़ अरब साल। कितने? 2 करोड़ अरब साल लगेंगे, फिर जाके इस इतने नंबर जितनी आप जो है काउंटिंग कर सकते हैं। एक और मिसाल देता हूँ, इन्हीं चावलों की मिसाल दे देता हूँ। यही चावल अगर आप इतनी तादाद में ले लेते हैं, यही चावल अगर आप इतनी तादाद में ले लेते हैं और पाकिस्तान के ऊपर उसका ढेर लगा देते हैं, पूरे मुल्क पाकिस्तान में उसका वो ढेर पाकिस्तान की ज़मीन से भी बाहर निकल जाएगा। चावलों का वो ढेर पूरे पाकिस्तान की ज़मीन से भी बाहर निकल जाएगा। इतना बड़ा ये नंबर है, ये एवोगैड्रोस नंबर इतना बड़ा नंबर है। और आसान कर देता हूँ, पूरी दुनिया के ऊपर जितने भी सहरा मौजूद हैं, सहरा पता किसे कहते हैं? डेजर्ट को, रेतला इलाका पता है ना, डेजर्ट को कहते हैं। पूरी दुनिया के सहराओं को मिलाया जाए और उनके रेत के ज़र्रात, टोटल सब के रेत के ज़र्रात को काउंट किया जाए, सब के रेत के ज़र्रात को काउंट किया जाए तो वो सब के रेत के ज़र्रात की तादाद इसके तकरीबन लगभग होती है, वो 10 की पावर 22 से लेकर 10 की पावर 24 के करीब तरीन होती है। ये इतना बड़ा नंबर है और इस नंबर को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। तो फिर आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चला, हमने ये कार्बन के इतने एटम जो है वो कैसे कैलकुलेट किए या आगे ऑक्सीजन के कितने कैलकुलेट किए? आप तो कहते हैं कैलकुलेशन में बड़ा टाइम लगता है। तो ये जो है वो आपकी 9th क्लास है, इस लेवल तक इसकी कैलकुलेशन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर आपका टॉपिक नहीं है। आगे कहीं और टॉपिक आया तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा। वापस आते हैं, अगर आप कार्बन के एटॉमिक मास यूनिट को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, कार्बन के एटॉमिक मास नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दें? एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो इसका कार्बन का मास एटॉमिक मास यूनिट में था, किस में?
जो एटॉमिक मास यूनिट में था वो अब ग्राम्स में आ जाता है। किस में आ जाता है? वो जो 12 AMU था आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद द एवोगाड्रोस नंबर वो 12 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? ये शुरू वाला जो 2 लिखा है वो 2 मोल्स की तादाद, वो शुरू में आपके इक्वेशन के अंदर ही 2 लिखा हुआ है ना, क्योंकि हमें इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर कार्बन के 2 मोल चाहिए थे, 2 एटम चाहिए थे, तो वो वाला 2 आ रहा है। एक्चुअल में इसकी जो कार्बन की है वो 12 होती है और इसका कार्बन का एक, अब यहाँ पे जब इसको आपने एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और वो कार्बन 12 हो गया, क्या हो गया? अब आप ये कह सकते हैं कि अब ये कार्बन का 1 मोल है। क्या है? कार्बन का 1 मोल है। इसी तरह 32 ग्राम AMU, उसको आप जो है एटॉमिक मास यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगाड्रोस नंबर से, तो वो आपके पास 32 ग्राम 32 ग्राम आ जाता है। ये भी ऑक्सीजन का 1 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है। आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड 28 ग्राम होती है। 28 ग्राम एटॉमिक मास यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगाड्रोस नंबर से तो वो 28 ग्राम आ जाती है। क्या आ जाती है? अब आप ये सवाल आपके ज़हन में आ सकता है कि सर हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम इनको मल्टीप्लाई करें, एवोगाड्रोस नंबर को एटॉमिक मास यूनिट से मल्टीप्लाई करें, तो कैसे पॉसिबल है कि एग्जैक्ट वही जो एटॉमिक मास यूनिट में नंबर है, नंबर वही रह जाता है और उसके साथ जी लग जाता है, उसके साथ ग्राम लग जाता है। एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो एटॉमिक मास यूनिट में वैल्यू होती है ना, एटॉमिक मास यूनिट में 12 है, तो जब आप एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 12 का 12 ही रह जाता है, सिर्फ AMU की जगह लग जाता है, ग्राम लग जाता है। बड़ी वैल्यू, ये कैसे? ये भी आपके जहन में अबहम ना रहे, एक छोटी सी मैंने आपको मिसाल यहाँ पे लिखी है। कार्बन जो है वो उसके एक एटम का मास होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट। कितना होता है? एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू इतनी है, ये वाली ऊपर लिखी 1.67377 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम। आप ग्राम्स में लेनी है, हमने किलोग्राम में नहीं लेनी। इसको आप जो है वो इस वैल्यू को, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें एवोगाड्रोस नंबर से, 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। एवोगाड्रोस नंबर से 12 ज़रब वैल्यू ऑफ AMU मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर, तो आपके पास ये वैल्यू आती 12 ज़रब 10.0 समथिंग और मल्टीप्लाई करते साथ में बचता था आपके पास 10⁻⁻1। ये -1 को आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जस्ट 1 रह जाता है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है? 12। 12 1 ज़ार 12 और साथ में अब हमने ये लिख देना है ग्राम। तो यूँ ये वैल्यू जो है वो एटॉमिक मास यूनिट से ग्राम में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से ही वहाँ से जो है वो AMU हटाते हैं और वहाँ पे ग्राम लगा देते हैं, बल्कि हमने AMU को, एटॉमिक मास यूनिट को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वाली वैल्यू आती है हमारे पास और वो फिर ग्राम्स में आ जाती। किस में आ जाती? तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक्स में। सब्सटेंस का एवोगाड्रोस नंबर किसे कहते हैं ये आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। फिर मोल कब कहते हैं और मोलर मास हमारा लास्ट टॉपिक है। हमारे पास सब्सटेंस या तो एटम्स की सूरत में होता है, या मॉलिक्यूल्स की सूरत में होता है, या फार्मूला यूनिट्स की सूरत में होता है, या आयंस की सूरत में भी होता है। किसकी सूरत में? आयंस की सूरत में। कार्बन का एक एटम 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगाड्रोस नंबर से, जो कि ये वैल्यू है 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। ज़बानी याद हो जानी चाहिए आपको। उसको हम 12 AMU को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 12 ग्राम बन जाता है। कितना? ये जो 12 ग्राम है, अब इसको हम कहेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन। क्या कहेंगे? जब ये 12 AMU था तो 1 एटम ऑफ कार्बन था। क्या था? बोलो फिर से। जब ये 12 AMU था तो 1 एटम ऑफ कार्बन था। जब इसके साथ AMU हटाकर G लग गया तो ये 1 एटम नहीं है, ये 1 मोल है। 1 और इस 1 मोल के अंदर ज़हन में रखना, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, इस 1 मोल के अंदर कार्बन के एटम पता कितने हैं? एवोगाड्रोस नंबर जितने हैं। कितने? क्योंकि हमने उस एक एटम को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया है ना, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो फिर उसके अंदर उसके एटम भी कितने होंगे? एवोगाड्रोस नंबर जितने। कितने होंगे? ठीक है। तो 12 ग्राम अगर लिखा है कार्बन के लिए तो वो कार्बन का 1 मोल है, कार्बन का। इसी तरह मॉलिक्यूल की मिसाल लेते हैं, वाटर को ले लेते हैं।
वाटर H2O उसका फार्मूला होता है, और इसके एक मालिक्यूल की जो मैस होती है, एक मालिक्यूल का जो मैस होता है वो 18 एटॉमिक मैस यूनिट होता है। कितना होता है? हम इस एटॉमिक मैस यूनिट को एवोगाड्रोस नंबर से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, तो वो 18 ग्राम बन जाता है। क्या बन जाता है? 18 के साथ AMU हटाकर G लग गया। क्या लग गया? G लग गया। वो AMU से ग्राम में कन्वर्ट हो गया। नाउ 18 ग्राम ऑफ द वाटर इज 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ, अगर 18 के साथ ग्राम लगाए तो वो 1 मोल ऑफ वाटर है। अगर AMU लगाए तो वो 1 मालिक्यूल ऑफ वाटर है। क्या है? कहीं भी किसी के साथ AMU लगाए तो वो उसका एक पार्टिकल है। वो उसका बोलो एक पार्टिकल है। लेकिन अगर उसके साथ ग्राम लग गया तो वो उसका एक पार्टिकल नहीं है। वो एक पार्टिकल नहीं है। अगर 12 ग्राम कार्बन है तो उसके वो एवोगाड्रोस नंबर जितने पार्टिकल होंगे, कितने होंगे? 18 ग्राम पानी है तो एवोगाड्रोस नंबर जितने वाटर मालिक्यूल होंगे। इसी तरह एक फार्मूला यूनिट की मिसाल ले लेते हैं। सॉल्ट है NaCl 58.5 AMU होता है। इसको मल्टीप्लाई करें एवोगाड्रोस नंबर के साथ तो ये 58.5 ग्राम हो जाता है, जो कि 1 मोल ऑफ द NaCl है, जो कि ये कोई छोटी सी बात नहीं है। AMU हटाकर G लगा देना, एटॉमिक मैस यूनिट लगाकर ग्राम लगा देना, नंबर वही है, नंबर नहीं बदला, यूनिट बदला, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। क्या आ गया? ज़मीन। यहाँ पे ये एक एटम है, एक मालिक्यूल है, एक फार्मूला यूनिट है। अगर AMU लगाए, ठीक है, अगर AMU नहीं लगा, ग्राम लग गया तो वो एक नहीं है। वो कितना है? एवोगाड्रोस नंबर जितना है। कितना है? तो जब उसकी तादाद एवोगाड्रोस नंबर जितनी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर वो एलिमेंट का एटम है तो 1 मोल ऑफ एटम। अगर मालिक्यूल है 1 मोल ऑफ मालिक्यूल। अगर फार्मूला है 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट। बात समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? तो ये जो एवोगाड्रोस नंबर और मोल है, इसका ये रिलेशन है कि अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है, 1 मोल है, तो उसके अंदर कितने उसके पार्टिकल होंगे? एवो। ये बिल्कुल उसी तरह है कॉन्सेप्ट। कल भी आपसे बात की थी कि एक दर्जन आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो दर्जन जब आपके सामने लफ्ज़ आ जाए तो आपके ज़हन में कौन सा नंबर आता है? 12 आता है ना? 12। तो ऐसे ही जब आपके सामने लफ्ज़ मोल आ जाए, वर्ड क्या आ जाए, तो मोल से आपके ज़हन में फट से एवोगाड्रोस नंबर आना चाहिए। मोल से आपके ज़हन में क्या आना चाहिए कि अगर वो आपका सब्सटेंस एटम है, मालिक्यूल है, फार्मूला यूनिट है और वो मोल में है, किस में है, तो उसके अंदर उसके पार्टिकल्स की तादाद एवोगाड्रोस नंबर जितनी होगी। कितनी होगी? ठीक है। अब तीसरी टर्म है हमारे पास मोलर मैस। क्या? यही जो मैस हमने ग्राम्स में ले लिया, हमने एटम का ले लिया, हमने मालिक्यूल का ले लिया, हमने फार्मूला यूनिट का ले लिया, ग्राम में आ गया। एक मोल का मैस है ना, दिस इज द मैस ऑफ 1 मोल। तो इसी मोल के मैस को हम मोलर मैस कहते हैं। इसी मोल के मैस को हम मोलर मैस कहते हैं। और ये निकाला कैसे जाता है कि अगर आपके पास कोई बड़ा मालिक्यूल है, जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, H2SO4, इसका मोलर मैस निकालना हो, इसका क्या निकालना हो, हमें हाइड्रोजन का मैस पता होना चाहिए, हमें सल्फ़र का पता होना चाहिए, हमें ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। जब हमें इन सब का पता होगा तो उन सब के मैसेज को हम कर देंगे जमा। सब के मैसेज को कर देंगे जमा। तो हमारे पास इस पूरे मालिक्यूल का मैस आ जाएगा। अगर वो आप ग्राम उसके साथ लिख देते तो वो मोलर मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन के एक एटम का कितना होता है? हाइड्रोजन के एक एटम का 1 होता है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि हाइड्रोजन के H2SO4 के अंदर कितने एटम नज़र आ रहे हैं आपको? 2 आ रहे हैं। सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है। उसके अंदर ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होता है? 16 होता है। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 4 के साथ। 16 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आ गया? 2 आ गया। और ये 32 का 32 आ गया। और ये 16 को 4 से ज़रब दें, जल्दी जल्दी जल्दी, 64। क्या आ गया? अब इन तीनों को जमा करें, करें 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 करें।
100। फिर से देख लें, फिर से देखें, 2 + 32 + 64 कितना आ गया? 98। कितना आ गया? इसके साथ अगर तो लगा है AMU, क्या लगा है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का मैस है। सल्फ्यूरिक एसिड के, फिर से बोलो, अगर AMU नहीं लगा, AMU और लगा है ग्राम, क्या लगा है? तो फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल का मैस है। किसका मैस है? इसी मोल के मैस को क्या कहते हैं? बोलो फिर से, मोलर मैस कहते हैं। मोलर मैस और मैस ऑफ द पार्टिकल में जस्ट उसके यूनिट का फ़र्क आता है। तो ये यूनिट जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं करना। AMU लगा हो कहीं पे तो वो उसके एक पार्टिकल का मैस है, और अगर ग्राम लगा हो तो वो उसके एक पार्टिकल का नहीं है बल्कि उसके एक मोल का है। और उसके एक मोल के अंदर उसके कितने पार्टिकल होंगे? एवोगाड्रोस नंबर क्या है? वैल्यू बतानी है। 10⁻23। शाबाश, ये आज का हमारा टॉपिक था, छोटा सा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आइए, ओके, हैव अ गुड डे, फी अमान अल्लाह।